हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, उसके 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। वेटिंग फॉर ए वीज़ा में 6 अध्याय हैं। इसमें 1 से लेकर के 4 तक में अम्बेडकर जी ने प्राइवेट लाइफ के बारे में वर्णन किया है, जबकि 5 और 6 में पब्लिक लाइफ के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा का संपादन फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिटचेट साहब ने किया है। इस अध्याय में, 6ठे अध्याय में, हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक नौजवान अपनी मानसिक शारीरिक पीड़ा की वजह से तलाती पद की नौकरी को छोड़ देता है। तो जातिवाद का जो काला नाग डंक मारता है और इस नौजवान को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसमें बताया गया है कि यह घटना 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी, दादर, मुंबई में इंदुलाल यादनिक की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में एक नौजवान जिसका नाम शिवराम था, वो अपने जिंदगी के अनुभव को किस प्रकार बताया है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये शिवराम अपनी ज़िंदगी का अनुभव देते वक्त बताता है कि 1933 में ये भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करता है और मुंबई म्यूनिसिपल कमेटी के स्कूल में शिक्षक पद के लिए आवेदन करता है। दुर्भाग्य से पद रिक्त न होने के कारण उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। दूसरी बार वो आवेदन करता है तलाती पद के लिए। ये अहमदाबाद में, गुजरात में है, और सौभाग्य से 19 फरवरी 1936 को उसको नियुक्ति मिल जाती है। तो और ये नियुक्ति उसको मिलती है गुजरात के वारसाड में। और जब ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाता है मामलातदार के कार्यालय में, तो जब वहाँ पहुँचता है, हालांकि ये गुजरात का ही रहने वाला था, इसके पूर्वज गुजरात के ही रहने वाले थे, लेकिन ये गुजरात कभी गया नहीं था, मुंबई में रहता था। तो अब नौकरी मिली है तो जाता है वहाँ पर। तो जब कार्यालय जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो क्लर्क है वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये नौजवान बताता है कि मैं हरिजन हूँ और मेरी नियुक्ति तलाती पद पर यहाँ की गई है। इतना सुनते ही वहाँ का क्लर्क बौखला जाता है, वो बिगड़ जाता है। कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की? शुक्र कर कि तू कार्यालय में है, अगर कार्यालय के बाहर होता तो मैं तुझे 6 लात मारता। और चेतावनी देता है कि अपनी जो अपॉइंटमेंट लेटर है और जो सर्टिफिकेट है वो ज़मीन पर रख दे। वो रख देता है। किसी तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ कर लिया जाता है। लेकिन तलाती पद पर कार्य करते हुए उस नौजवान को जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, उसमें पहली समस्या है पानी की। वो नौजवान बताता है कि जब वो तलाती पद पर कार्य कर रहा था वहाँ पर, तो पानी पीने की बड़ी जटिल समस्या थी। हालांकि कार्यालय के बरामदे में 2-3 डिब्बे रखे गए थे और जहाँ पर एक पियोन भी रहता था पानी पिलाने के लिए, लेकिन सभी क्लर्कों को प्यास लगती थी तो जाके पानी पी लेते थे। लेकिन इस नौजवान के मामले में ऐसा नहीं था। जब ये पानी पीने के लिए जाता था तो वहाँ पे एक खराब सा बर्तन रखा गया था, उसमें पानी गिराया जाता था, ये पीता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जब वो वहाँ का चपरासी देखता था कि ये पानी पीने के लिए आ रहा है तो घसक जाता था, वो निकल जाता था। और ये बेचारा बिना पानी पिए ही रह जाता था।
दूसरी समस्या थी उसके लिए वहाँ पर कमरे की। वहाँ रहने के लिए उसको कोई कमरा नहीं मिल रहा था। कोई भी हिंदू कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वारसाड के अछूत भी घर देने के लिए तैयार नहीं थे। अगर कोई अछूत घर देता तो वहाँ के हिंदू उसको छोड़ते न। इस डर की वजह से कोई उसको घर नहीं देता था। खाने की बड़ी समस्या, कोई उसको खाना नहीं देता था। कहीं से कुछ खरीद करके लाता था तो गांव के बाहर जा कर के कहीं बैठ कर के सुनसान में खाता पीता था। और जब रात होती थी तो उसी कार्यालय के जहाँ वो नौकरी करता था उसके बरामदे में सो करके रात गुजारता था। ऐसी उसकी दिनचर्या चल रही थी। वो काफ़ी थक हार गया एकदम वहाँ नौकरी करते करते। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके पूर्वज गुजरात से ही आते थे, जंतराल के रहने वाले थे उसके पूर्वज। वो अंत में जंतराल चला जाता है और जंतराल वारसाड से 11 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ से वो डेली पैदल आता था और जाता था, नौकरी करता था। बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी उसको। एक दिन जो सीनियर अधिकारी था, वो सीनियर अधिकारी उसको दूसरी जगह जंतराल भेजता है कि चले जाओ, वहाँ पर तलाती पद का जो भी कार्य होता है वो अनुभव तुम सीख लो। ये जंतराल जाता है तो जंतराल में जो तलाती था उसके क्षेत्र में 3 गांव आते थे। पहला जंतराल था, खापुर था और सैजपुर था। वहाँ वो जब सीखने के लिए जब वो गया तो वहाँ का तलाती कुछ भी सिखाने को तैयार नहीं था। वो 1 से 1.5 महीने तक वहाँ रहा, लेकिन वो कभी भी कार्यालय नहीं गया, क्योंकि वहाँ का जो मुखिया था, वहाँ का जो तलाती क्लर्क था, वो घृणा करते थे। जो मुखिया था यहाँ तक कहता था कि तेरे पूर्वज झाड़ू पोछा लगाते थे, तू आया है मेरे बराबरी पर बैठने, धिक्कारता था। एक दिन वहाँ का जंतराल का जो तलाती था वो इस नौजवान को भेजता है सैजपुर में जनसंख्या सारणी बनाने के लिए। और ये जब जाता है सैजपुर तो बताता है कि जब वो सैजपुर पहुंचता है तो सैजपुर का जो कार्यालय है जहां इसको सारणी बनाना है, वहां पहुंचता है तो देखता है कि 2 लोग अंदर काम कर रहे हैं। वहां जाता है, नमस्कार करता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। ये नौजवान वहां पर 15 मिनट तक खड़ा रहता है, कोई इससे बात नहीं करता। वहीं पर बगल में एक कुर्सी रखी गई थी, वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, अंदर जो मुखिया था वो कार्य कर रहा था और एक तलाती काम कर रहा था। ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं, नौजवान वहीं बैठा रह जाता है। थोड़े समय के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ आती है और उस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालयाध्यक्ष कर रहे थे। इस नौजवान को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों आ रहे हैं। जब इसके पास पहुंचते हैं तो सब गालियों की बौछार करने लगते हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष बिगड़ जाता है, वहाँ के उस चपरासी को कहता है कि तूने इस पर बैठने क्यों दिया, क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठा था वो पुस्तकालयाध्यक्ष की कुर्सी थी। काफ़ी गाली गलौज उसके साथ किया जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं गड़ासा से काटने के लिए, लोग कहते हैं कि मैं तुझे गड़ासा से काट डालूंगा। ये नौजवान दया की भीख मांगता है, कहता है मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। अंत में उस नौजवान के दिमाग में एक विचार आता है। वो वहाँ की चपरासी से एक पन्ना मांगता है और मामलातदार को एप्लीकेशन लिखता है। उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं एप्लीकेशन लिखूंगा तो हो सकता है कि ये लोग डर जाएं और मेरी ज़िंदगी को बख्श दें। वो पत्र में लिखता है, अधिकारी को लिखता है कि शिवराम की तरफ से आपको नमस्कार। आज मेरा जीवन संकट में है, आज मेरे ऊपर मृत्यु आ पड़ी है। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है
तो मेरे माता पिता को सूचित कर दीजिएगा और मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दीजिएगा। अपनी जो भी दुख वहाँ वो झेल रहा था, वो पीड़ा वो उसमें लिखता है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष उस पत्र को छीनता है और पढ़ता है। अब पढ़ने के बाद इतना धमकी देता है कि तुझे यहीं इसी जगह फाड़ना होगा, जैसे तू लिखा है वैसे तुझे फाड़ना होगा। लोग इतनी धमकी देते हैं उसको, उस बेचारा क्या करता है, उस पत्र को फाड़ देता है। जब फाड़ देता है तो लोग धमकाते हैं और कहते हैं कि तुझे नौकरी छोड़ के जाना होगा, अन्यथा तेरे लिए ठीक नहीं होगा। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। वो नौजवान गिड़गिड़ाता है और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहता है और कहता है कि ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वो नौजवान वहाँ ये 15 दिन की छुट्टी लेता है, अपने घर चला आता है और फिर वो नौकरी पर कभी जाता नहीं है। नौकरी वो त्याग देता है, छोड़ देता है। तो जाति प्रथा का काला नाग इस नौजवान के ऊपर इतना डंक मारा कि उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। ये छुआछूत समाज का एक अभिशाप है। ये पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को छीनता है, कितने लोगों को बर्बाद करता है। ये छुआछूत का भाव मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और ये मस्तिष्क का जो विकार है, ये इंसानियत को डसता है। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कहानी एंड होती है। मैं यहाँ पर 2 लाइन कहना चाहूँगा इस इंसानियत के लिए जो जुल्म करते हैं। इंसानियत पर जुल्म करने वाला हमेशा बदनाम होता है। इंसानियत पर जुल्म करने वाला हमेशा बदनाम होता है। जिंदगी को जुबान देने वाला हमेशा संविधान होता है। ये जीवन का चक्र है, ये जीवन चलता है। कोई राजा होता है, कोई रंक होता है। ये जीवन का चक्र कभी आपको खुशियां देता है, कभी दुख देता है। ये चक्र चलता रहता है। यहां पर मैं जीवन चक्र के लिए 2 बात कहा है। यह समय का चक्र है। आज वो राजा है तो कल रंक होगा। यह तो समय का चक्र है। आज वो राजा है तो कल वो रंक होगा। यह शिक्षा का फिक्र है। आज वो रंक है तो कल वो राजा होगा। वैसे ही धरती पर सभी लोग छुआछूत में विश्वास नहीं करते। अंबेडकर जी के गुरुजी, जिन्होंने अंबेडकर नाम दिया है, वो भी एक ब्राह्मण थे। उन्होंने कभी छुआछूत को महत्व नहीं दिया और अंबेडकर को हमेशा प्रेरणा दिया और अंबेडकर को एक महान इंसान बनाया। ऐसे भी हमारी भी ज़िंदगी में, मैं एक शिक्षक का कार्य करता हूँ, तमाम उच्च पद के लोग आए, तमाम सवर्ण आए, लेकिन मेरे साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है। सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं जो समाज के ऊपर कलंक होते हैं और समाज को दूषित करते हैं, अपने विचारों से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं कहानी को यही एंड करता हूँ, अपनी बात को एंड करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।